भाई आप तो वहाँ पर पूरा टाइम जैसे वॉर के टाइम पे थे, ऐसी कोई मिसकंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन आपको बाद में देखने को मिली हो कि सोशल मीडिया पे ये तो बेकार में फैलाई गई थी न्यूज़ ईरान के खिलाफ, ईरान के बारे में ऐसा कुछ सुनने को मिला आपको? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस आ रही थी कि ये हो गया, इस तरीके की डिस्ट्रक्शन हो गई, इतनी मिसाइलें आ रही हैं, ऐसा वाकई में हो रहा था? मैसिव लेवल की तबाही हुई थी ईरान में? नहीं नहीं, इतना नहीं था जितना दिखा रहे थे? इतना नहीं था। जैसे ट्रम्प भी ट्वीट कर देता था कि हमने उसको खंडर में बदल दिया ईरान को, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। मैं बताता हूँ टारगेट क्या क्या था उनका टारगेट था आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स और पुलिस के हेडक्वार्टर्स, पुलिस चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस हो, उसके हेडक्वार्टर्स और बड़े बड़े मेन ऑफिस, जैसे जो मेरा गवर्नमेंट ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस जहाँ पे हमें वीज़ा हम एक्सटेंड कराते हैं, वो ये सारी चीज़ें उनकी टारगेट थी। ठीक है, शुरुआत में जब जंग शुरू हुई थी उस टाइम, और जब फिर वो फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो गई ना ट्रम्प में, क्योंकि वो रोज़ सुबह उठ के एक ट्वीट कर देता था कि एक बार तो उसने ये ट्वीट करा था, शायद आपको पता होगा, कि मैं तो पूरी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा मैं। इस ट्वीट के बारे में मुझे पता नहीं था वैसे, लेकिन अगले दिन वहाँ के लोगों को भी नहीं पता चल रहा था कुछ, या इंटरनेट आ गया था वापस? नहीं, इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट तो आज भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, इंटरनेट है ही नहीं, लोकल इंटरनेट है वहाँ पे, जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो उनकी जो नेशनल एप्लीकेशंस हैं वो चलती, पर यूट्यूब इंस्टा कुछ नहीं। इंस्टाग्राम तो उनको वो कहते हैं कि इंस्टाग्राम तो ये माध्यम है यहाँ पे जो है झगड़े कराने का, इंस्टाग्राम और वो आपका ईरान इंटरनेशनल, तो ये इस पर पूरी नज़र है। लेकिन वहाँ जो लोग ऑपरेट करते हैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं वो भी ऑपरेट करते हैं, तो जो आर्मी है वो कुछ लोगों को एक वाइट सिम कार्ड बोलते हैं उसको, वो वाइट सिम कार्ड देती है, लेकिन वो कुछ ही लोगों के पास है, चुनिंदा लोगों के पास है, तो वो जो जिनके पास वाइट सिम कार्ड है वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस दौरान आप अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे? पहले 1 महीने नहीं कांटेक्ट हुआ, कोई कॉल्स नहीं जा रही थी। 1 महीने के बाद मैंने ट्राई करा, तो क्या नाम है, एक रिचार्ज होता है इंटरनेशनल, तो मैंने इंटरनेशनल कॉल करी थी, फिर मैंने बात करी, बात करने के बाद फिर मैंने उन्हें सब कुछ स्थिति बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। तो संपर्क इस तरीके से हो रहा था कि उनको नेशनल एप्लीकेशन डाउनलोड करा के फिर ईरानियन नंबर दे के इस तरीके से हम लोग, और सभी ऐसा कर रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, वहाँ पे थे इंडियंस? हाँ, वो तो एकदम डर गए यार, वो खैर डरने वाली बात भी थी, मैं तो फैमिली के साथ रह रहा था, वो हॉस्टल में रह रहे थे, ज़्यादातर कश्मीरी हैं वहाँ पे। इस पॉइंट पे भी आऊँगा मैं कश्मीरी वाले पे, तो कश्मीरी स्टूडेंट्स बहुत हैं, और वहाँ पे आपके बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट, वहाँ पे बहुत इंडियंस रहते हैं, कुछ नेवी के रहते हैं, कुछ वैसे। चाबहार पोर्ट भी तो पूरा ख़त्म कर दिया ऐसा कह रहे हैं? नहीं, चाबहार में इंडिया का इंटरेस्ट है, बट ऐसा कह रहे थे ना कि उसको उस पर भी काफ़ी डैमेज हुआ है। नहीं भाई, पता है क्या, चाबहार ही एक ऐसा पोर्ट है जो वर्किंग चल रहा था, इवन अब भी वर्किंग चल रहा है। हुआ ही नहीं था अटैक। हाँ, क्योंकि मैं यूट्यूबर भी हूँ और मैं एक कंपनी के साथ काम भी करता हूँ, वो उनका कुछ ऐसी इंपोर्ट का काम है, तो चाबहार वर्किंग है। बंदर अब्बास में बहुत तबाही हुई है, चाबहार इसलिए वर्किंग है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है, वहाँ के लोग भी ऐसा कहते हैं कि मेरे ख्याल से 25-26 तारीख में मोदी जी इजराइल में थे, ठीक है, 28 को ये हमला हो गया, तो वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ तो बात हुई है वहाँ पे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो रुकना नहीं है कोई किसी के कहने से युद्ध, तो जहाँ तक मोदी जी ने ये रिक्वेस्ट करी होगी या उनसे बात करी होगी कि भाई आप चाबहार पे हमला मत करना, क्योंकि उस पर इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 1-2 हमले हुए हैं, उस लेवल के नहीं हुए, वो वर्किंग में है, अब भी वर्किंग में है। नेवल ब्लॉकेट हो चुका है अभी अमेरिका ने, तो अब तो खैर पूरा शिपिंग लाइन बंद पड़ी है, पूरा बिजनेस ठप हुआ है, मतलब जो शिपिंग कंपनीज हैं वो तो बिल्कुल बैंकक्रप्ट की उस पर आ गई हैं। हाँ, मेरा फ्रेंड है तेहरान के अंदर, वो शिपिंग लाइन का हेड है, वो कह रहा कंपनी की ऐसी हालत है कि एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल घर भेज दिया। अब ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ खुला है या नहीं खुला है? हॉर्मुज़ खुला है सिर्फ चाइना के लिए, इंडिया के लिए लिमिटेड है और पाकिस्तान के लिए लिमिटेड। बट जो नेवल ब्लॉकेड यूएस ने करा है, उन्होंने तो फिर सबके लिए ही बंद कर दिया ना? उसने सबके लिए बंद कर दिया है, लेकिन उसका भी एक ज़रिया है, मैं आपको बताता हूँ। उसका नेवल ब्लॉकेड 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की रेंज में है, वो उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो हमारे इंडिया के शिप है, वो नवा शवा पोर्ट है मुंबई के अंदर, और गुजरात में पोर्ट है, वो पाकिस्तान से बिल्कुल ऐसे चिपक के चल रहे हैं, पाकिस्तान से होते हुए वो निकल जाते हैं। तो ब्लॉकेड का इतना असर है नहीं, एज़ पर माई नॉलेज।
ठीक है। और शुरुआत में क्या हुआ था, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इंडिया फेवर करता है इजराइल का, और इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला जब खामेनी मरे, तो उनको इस बात की टीस है IRGC को। तो शुरुआत में तो उसने जाने नहीं दिया हमारे शिप, बहुत सारे शिप पे अटैक कर दिया, बाद में बोल दिया सॉरी सॉरी सॉरी। बट वो सॉरी सॉरी नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है ना, उनकी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन बाद में क्या है, अभी वो जब उन एक अटैक हुआ था शिप पे, तो एम्बेसडर को समन करा था, उसके बाद में उसने कहा था कि हाँ इंडिया के जो शिप है वो जा सकते हैं। तो इंडियन शिप अब ईजिली मूव कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है। अब हॉर्मुज़ की बात क्या है, हॉर्मुज़ की तंगे हॉर्मुज़ बोलते हैं फ़ारसी में से, तंगे हॉर्मुज़ यानी बहुत छोटा सा है ना। हॉर्मुज़ पूरा कैप्चर कर रखा है सिपा ने, IRGC ने, और अब उस पर वो टोल लगाता है। चाहे वॉर ख़त्म हो या नहीं ख़त्म हो, टोल तो लगेगा, क्योंकि ईरान के अंदर इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पे है, डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है, अपने रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो भाई भुगतान तो कोई करेगा वॉर का, तो वो वहाँ से करेंगे। तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे थे? आप जो फैमिली के साथ रुके हुए थे, वो लोग एक्सपेंसेस और वो सब कैसे मैनेज हो रहे थे? भाई मेरी फैमिली में सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा। अब चाहे इंडिया में हो चाहे ईरान में हो, युद्ध हो जाए कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी नहीं रुकेगी। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे आर्मी के लिए कहती है ना कि इतना भत्ता जब दूसरे, तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, एजुकेशन फ्री है, थोड़ा राशन भी मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हमें उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखो, स्नैप ड्राइवर्स, छोटी छोटी कंपनीज में नौकरी करने वाले लोग, वो सब बेरोज़गार हो गए। पूरी कंट्री बिल्कुल, दिनचर्या क्या थी लोगों की? मतलब आप क्या अंदर ही बंद थे 1 महीने तक, क्या सीन था? नहीं, लोग बाहर निकल लेते हैं। मैंने देखा कि यार वहाँ के लोग नहीं डरते, उनको ऐसा लगता है कि यार उनके लिए आम बात है। नौरूज़ की बात है, नौरूज़ वहाँ का न्यू ईयर होता है, तो हम लोग नई ख़रीदारी करते हैं, नए कपड़े ख़रीदते हैं। अब मैं और फ़ाइज़ा गए थे कपड़े ख़रीदने वहाँ से, जो मेन मार्केट है, हमें आवाज़ आती है ऊपर से फाइटर जेट्स की, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल सर के ऊपर ही है वो, इतनी तेज़ आवाज़ होती है। तो क्या ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अंदर छिपेंगे कि भाई अटैक ना हो जाए। वो बाहर आके देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ताज्जुब है। वो फ़ाइज़ा के अंदर चलो। मैंने कहा अंदर मत चल, बाहर चल। अंदर और खतरनाक है। तो मैंने देखा वो हल्ला मचा रहे हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, प्लेन देख के हल्ला मचा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। बोले वो ट्रम्प जा रहा है, नेतन्याहू जा रहा है, इस तरीके से। वहाँ तो पार्टियां भी चली है मेरे हिसाब से उस टाइम पर, जब वॉर चल रही थी, अंडरग्राउंड और वो सब चल रहा है भाई वहाँ पे। रेस्टोरेंट्स, कैफे सब खुले? सब खुल रहा है, सिर्फ प्रोटेस्ट में नहीं खुल रहा था, वॉर के टाइम में सब खुल रहा है। बस ये है कि उनकी इनकम पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है वहाँ पे बहुत बड़ा। इसके बारे में वो ये तो ज़रूर बोलते हैं कि हाँ भाई अमेरिका का इतना बिलियन रुपया लग गया, डॉलर लग गया, और इजराइल का इतना बिलियन डॉलर। मैं कहता हूँ भाई तुम अपनी कंट्री का तो बताओ, पूरी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ख़राब हुई पड़ी है। ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने हॉर्मुज़ रोक दिया तो ये बहुत प्रॉफिट में है, ये भी बहुत उसमें है। तो ये दो तरफा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी तो ख़राब है ही है, ईरान की खुद की भी इकोनॉमी ख़राब है। और इकोनॉमी से ज़्यादा भाई बिजनेसमैन बहुत त्रस्त हो चुके हैं, कोई सा भी बिजनेसमैन है वो, सब चीज़ महंगी हो गई है। पिछली बार केले की बात बता रहा था मैं आपको, केला बहुत जाता है यहाँ से इंडिया से। पहले तो ऐसी था 100 रुपये का या 150 रुपये का 1 किलो, आज की डेट में 350 रुपये का 1 किलो, 4 केले चढ़ते हैं उसमें। अच्छा। अब क्या है, कोई पोर्ट तो चल नहीं रहा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं कंपनी से जुड़ा हूँ, टर्की के रास्ते जो है वो सारा माल जा रहा है। जब इतना लंबा रूट लेके कोलकाता से टर्की जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो भाई जाहिर सी बात है पैसा बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा हर चीज़ का।